वेलकम टू एज कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर की है, जिस पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर की आज दूसरी क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले क्लास में मैंने आपको लिब्रे ऑफिस के टूल बार के बारे में और उसके इंटरफेस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिब्रे ऑफिस राइटर को क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए हम विंडो प्लस आर यानी रन की कमांड पर जाते हैं और यहाँ पर हम राइट करते हैं एस राइटर। क्या लिखते हैं? एस राइटर। एस राइटर लिखने के बाद जैसे ही मैं ओके करता हूँ, मेरे सामने लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है, खुलकर आने लगता है। तो यह इंटरफेस जो खुलकर आ रहा है हमारा, ये क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इन दोनों टूल बार के बारे में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल बार हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है कि किस टूल बार में कौन से ऑप्शंस आते हैं, साथ में ये क्या है, मेन्यू है। तो मैंने आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को जो पढ़ेंगे तो वो हम मेन्यू फॉर्म में ही पढ़ेंगे। मेन्यू फॉर्म में इसलिए हम पढ़ेंगे कि जो भी हम ट्रिपल सी या ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेन्यू से पूछे जाते हैं। हम इसको एम एस वर्ड के तरीके या एम एस ऑफिस के तरीके टैब फॉर्म में भी बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि टैब फॉर्म में बदलने के बाद ऑप्शंस के टैब भी बदल जाते हैं। तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेन्यू पर आधारित आते हैं। तो मेन्यू पर आधारित आने के कारण हम इसको मेन्यू फॉर्म में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बदल के एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस में जब आप आते हैं तो ये जो फॉर्मेट अभी खुला हुआ है, फाइल एडिट व्यू, यहाँ पर देखिए फाइल एडिट व्यू इस तरीके से ये जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, कौन सा इंटरफेस है? तो ये हमारा आपका अभी स्टैंडर्ड टूल बार का इंटरफेस है। अब अगर हम इस इंटरफेस को बदल कर क्या करते हैं टैब फॉर्म में, तो ये देखिए जिस तरीके से अगर आपने देखा फाइल होम इंसाइट, यहाँ पर क्या आ रहा है, एडिट व्यू की जगह पर होम और इंसाइट आने लगे। तो होम इंसाइट आने की वजह से ये क्या हो गया, टैब फॉर्म हो गया। टैब फॉर्म कहाँ पर चलता है? तो वो एम एस वर्ड में चलता है। तो एक बार मैं आपको एम एस वर्ड के को भी दिखा देता हूँ कि एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए हम रन पर क्या लिखते हैं, विनवर्ड लिखते हैं। विनवर्ड इस तरीके लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारा एम एस वर्ड क्या होने लगा, ओपन होने लगा। ब्लैंक फाइल को यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर ब्लैंक फाइल को लेने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होम इंसर्ट डिज़ाइन, ये आपका फॉर्मेट किसका है, एम एस वर्ड का है। हम दोनों को पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि पर दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में मैं आता हूँ, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को ही लगाकर इसको क्या करते हैं, लगाए रखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक टूल बार को समझते हैं कि टूल बार में कौन से ऑप्शंस क्या काम करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मेटिंग टूल बार को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार को सबसे पहले मैं उठाता हूँ। तो उठाने के लिए ये नहीं आएगी ऐसे बाहर, क्योंकि ये क्या है, लॉक है। जब ये यहाँ से बाहर आएगी तो यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिखाई देंगे जब ये अनलॉक हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले अनलॉक करता हूँ टूल बार को। तो यहाँ पर देखिए आपको डॉट डॉट दिखाई देने लगा। अब 4 डायरेक्शनल एरो आई तो मैंने इस फॉर्मेटिंग टूल बार को उठाया और बाहर रख लिया। तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार के यहाँ पर हम एक एक ऑप्शन को समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। तो इसके लिए हमें मैटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैटर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चलता हूँ कहाँ पर, तो एम एस वर्ड पर आ जाएगा। एम एस वर्ड पर आने के बाद मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ जिससे हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जब भी कोई ऑप्शन चेक करना होता है तो हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखने के बाद वहाँ पर टेक्स्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट को इंसर्ट करने के बाद आराम से हम यहाँ पर फॉर्मूले लिखकर अपने काम को कर सकते हैं। तो जैसे क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखने के बाद हम टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पर हमें 3 पैराग्राफ चाहिए, कोई भी मैटर कितने पैराग्राफ चाहिए, 3। प्रत्येक पैराग्राफ में हमें 15-15 सेंटेंसेस या फिर मान लीजिए एक पैराग्राफ लेते हैं और 15 सेंटेंसेस ले लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने एंटर किया तो एक पैराग्राफ 15 सेंटेंसेस का मेरे सामने क्या हुआ, आ गया। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ ताकि मैं अपनी जगह पर पहुँच जाऊँ। यहाँ पर मैं आ गया हूँ, कहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में मैं आ चुका हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर में राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो ये मेरा मैटर यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ इसकी पोजीशन क्या है। अभी जैसे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस फॉन्ट कौन सा लगा है, तो लिब्रेशन सेरिफ लगा हुआ है, ये इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। पहला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर का पहला क्वेश्चन यही है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, तो लिब्रेशन सेरिफ होता है। लिब्रेशन सेरिफ जो होता है इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है, तो 12 पॉइंट होता है, यानी 12 पॉइंट फॉन्ट साइज़ होता है। लिब्रेशन सेरिफ इसका फॉन्ट होता है। डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल आपकी यही है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बनाने के लिए मैटर को, कर्सर को यहाँ पर रखते हैं। जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम कर्सर करते हैं, ये इंसर्शन पॉइंट होता है या फिर इसे हम कैरेक्टर पॉइंटर भी कहते हैं। तो कैरेक्टर पॉइंटर को मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरा जो कर्सर है वो ऊपर आ गया। मैं यहाँ पर एक स्टोरी का नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने स्टोरी का नाम दे दिया द जंगल बुक। जंगल बुक मैंने एक स्टोरी का नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल ये चैप्टर का नाम है द जंगल बुक। इस जंगल बुक को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ या यहाँ पर रखता हूँ। सबसे पहले मैं इसको समझता हूँ कि स्टाइल क्या होता है, पैराग्राफ स्टाइल क्या होती है। मान लीजिए यदि हम कोई मैटर लिख रहे हैं तो उसे हम बॉडी टेक्स्ट कहते हैं। डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, पैराग्राफ की डिफ़ॉल्ट स्टाइल बॉडी टेक्स्ट जो होता है यही होता है जो लिखा हुआ है सामने। लेकिन ये क्या है, टाइटल है।
क्या ये टाइटल है। तो टाइटल जब भी लिखा जाता है वो सेंटर में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? सेंटर में। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल है ये, तो मैंने यहाँ पे द जंगल बुक दिया हुआ है, तो ये टाइटल है, तो ये कहाँ आ गया? ऑटोमेटिक उठकर सेंटर में आ गया। इसका फॉर्म आप देखिए, इसका फॉन्ट सेरिफ से बदल कर क्या हो गया? लिबरेशन सन्स हो गया। ठीक है, तो द टाइटल का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है या हेडिंग का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो क्या होता है? लिबरेशन सन्स होता है। ठीक है, तो लिबरेशन सन्स यहाँ पर लग चुका है, तो मैं इसको टाइटल में ही बदल देता हूँ। हम जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, या इनमें से देखिए हेडिंग है, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2, हेडिंग 3। हेडिंग 1 के बाद जो हेडिंग 2 होती है उसे सब हेडिंग कहते हैं, मतलब हेडिंग के अंदर की हेडिंग, हेडिंग के अंदर की हेडिंग, हेडिंग 3 कहलाएगी। ठीक है, उसके अंदर की हेडिंग क्या कहलाती है? हेडिंग 4 कहलाती है। जो डॉक्यूमेंट का टाइटल सब टाइटल्स यहाँ से बना सकते हैं। कहने का मतलब डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग की पहले से सेटअप होता है, जहाँ पर हम क्लिक करने के बाद इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्या किया, इसको टाइटल दे दिया, तो यहाँ पर ये बीचों बीच में आ गया इस तरीके से। देखिए यहाँ पर बीचों बीच में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? जैसा हम टेक्स्ट लिखेंगे वैसे स्टाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, यहाँ पर हम सेलेक्टेड स्टाइल को यदि कोई चेंज करते हैं तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं। साथ में न्यू स्टाइल को यहाँ पर बना सकते हैं। न्यू स्टाइल को बनाना हम आगे चल के आगे की क्लास में सीखेंगे, अभी यहाँ पर इसको हम नहीं सीख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिबरेशन सेरिफ जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है, इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है लिबरेशन सेरिफ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यदि मुझे इसका फॉन्ट बदलना है, फॉर एग्जांपल ये लुक मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, जैसे लूसीडा हैंडराइटिंग मेरा फेवरेट है। तो लूसीडा हैंडराइटिंग को क्या करते हैं? यहाँ पर मैं लिखता हूँ द जंगल बुक, तो देखिए लुक कैसा आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको फिर से सेलेक्ट किया, लूसीडा हैंडराइटिंग को नहीं चाहिए तो आप आ जाइए और नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए कि ये स्टाइल है द जंगल बुक, कुछ ऐसी स्टाइल आपको चाहिए तो यहाँ पर आप कर्सिव स्टाइल है ये सब, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी एक स्टाइल ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक मिल सकता है चिल्लर है, द जंगल बुक के स्टाइल आपको इस तरीके से लिख के देगा, तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट को बदल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम क्या होता है? तो लिबरेशन सेरिफ क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इस यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज़ है, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। कॉन्सेप्ट को कम या ज़्यादा करने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ आपके बिग ब्रैकेट वाली बटन को यूज़ करता हूँ। कंट्रोल साइज़, कंट्रोल प्लस बिग बटन को यूज़ करता हूँ, वो मतलब कि वो क्लोज़ को और ओपन को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो उससे फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। तो फ़ॉन्ट साइज़ को कीबोर्ड से द्वारा भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये मैं आपको इसकी शॉर्टकट की पूरी एक नोट्स दे दूंगा, जिसमें आपके राइटर के ज़्यादातर शॉर्टकट्स वहाँ पर लिखे हुए होंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यहाँ पर एक चैनल का ग्रुप दे दूंगा, टेलीग्राम के चैनल का एक ग्रुप लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप आराम से उसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं या रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला ऑप्शन क्या है कि फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है ना, फ़ॉन्ट साइज़ में एक क्वेश्चन बनता है, तो मैं उस क्वेश्चन की ज़रूर बात करूँगा। यदि आप फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाते हैं तो ये फ़ॉन्ट साइज़ मैक्सिमम आपका जो है 999.9 तक जाता है। कितना? 999.9 तक। यानी अगर फ़ॉन्ट की रेंज की बात करूँ तो ये आपका मिनिमम जाता है कितना? 2, और मैक्सिमम कितना जाता है? तो 999.9 तक। मैं इस रेंज को लिख देता हूँ एक बार, ताकि आप कभी भूलें नहीं, ना ही गलती करें। तो याद रखिएगा, जब भी अगर हम एम एस वर्ड राइटर की बात करते हैं, जिसमें फ़ॉन्ट रेंज, फ़ॉन्ट साइज़ की रेंज क्या होती है, फ़ॉन्ट साइज़ की रेंज क्या होती है, तो वो मैं हमेशा क्या करूँगा? याद रखूँगा। CCC ओ लेवल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, 2 से लेकर फ़ॉन्ट साइज़ कहाँ तक होती है? तो 2 से लेकर ये फ़ॉन्ट साइज़ जाता कहाँ तक है? 999.9 तक। ये क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट साइज़ की रेंज होती है 2 से 999 तक। यहीं पर अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो चलिए मैं उसका भी शॉर्टकट दे देता हूँ। इसको कहते हैं हम इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। क्या कहते हैं? इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। तो इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? तो कंट्रोल का यूज़ करते हैं। कंट्रोल के साथ हम यूज़ करते हैं किसका? इस बटन का। ठीक है, कंट्रोल के साथ हम यूज़ करते हैं इस बटन का। इससे कंट्रोल फ़ॉन्ट साइज़ हमारा बढ़ता है। अगर हमको फ़ॉन्ट साइज़ को क्या करना है? कम करना है, तो डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? तो याद रखिएगा, फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस इस बटन का यूज़ करते हैं। इसे क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट कहते हैं और इसे क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो फ़ॉन्ट साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए इन बटन का यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ की रेंज 2 से 999.9 तक होती है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है CCC वाले बच्चों के लिए, ओ लेवल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। यहाँ पर अगली हमारी क्या है? स्टाइल है। स्टाइल की यहाँ पर देखिए शॉर्टकट सीधे सीधे दी है। क्या है? Ctrl+B। देखिए बोल्ड के आगे लिखा है ना Ctrl+B। तो जैसे ये हमारा मैटर है, ये वाला, ये हमारा ऑलरेडी बोल्ड है। अब मुझे इसे
अनबोल्ड करना है, यानी बोल्ड नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए ये लाइट सा हो गया, लेकिन अगर बोल्ड करता हूँ तो ये डार्क हो जाता है। जैसे कोई भी मैटर को स्केच से लिखना, पेन से लिखना, हेडिंग को स्केच से लिखते हैं मतलब बोल्ड लिखते हैं, ठीक है। इटैलिक से क्या होता है, फॉन्ट साइज अच्छे होते हैं। शॉर्टकट दिखाई दे रही है, कंट्रोल प्लस साइज की शॉर्टकट होती है, यह शॉर्टकट भी आपको याद रखनी है। फिर अगर जैसे हेडिंग है तो हेडिंग के नीचे अंडरलाइन लोग लगाते हैं, तो अंडरलाइन लगाने के लिए कंट्रोल प्लस यू या अंडरलाइन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं। आप यहाँ पर डाउन एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ये कोई भी एक अंडरलाइन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारा क्या कहते हैं, ये फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट की भी मुझे स्टाइल बदलनी है। मुझे मान लीजिए ये फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और दूसरा, मैं एरियल फ़ॉन्ट लेना चाहता हूँ, तो मैं एरियल फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर साइज़ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को कम करके यहाँ पर इस तरीके से मैंने अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा सेटअप किया हुआ है। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर कि मैं अगर इसको थोड़ा सा इटैलिक कर देता हूँ, यानी तिरछा कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे फ़ॉन्ट में क्या हो रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये फ़ॉन्ट है, जब मैं इसको इटैलिक करता हूँ तो फ़ॉन्ट क्या हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। तो इटैलिक से क्या होगा, तिरछा होगा, अंडरलाइन से क्या होगा, नीचे लाइन लग जाएगी, ठीक है। तो मैंने इनको फिर से रिवीजन पे दिला दिया आपको। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं अगला ऑप्शन हमारा क्या है, स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो से क्या होता है कि जैसे मैंने इस मैटर को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैटर को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इस मैटर को रखना भी चाहता हूँ और क्रॉस भी करना चाहता हूँ। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर बहुत आराम से आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैटर भी लिखा है और यहाँ पर क्या लगा है, क्रॉस लगा हुआ है। तो कोई भी मैटर अगर आपको रखना भी है और उसमें क्रॉस भी लगाना है, तो स्ट्राइक थ्रो फंक्शन का आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो फंक्शन का इस तरीके से यूज़ करके उस मैटर को रख भी सकते हैं और क्रॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर देखिए इन ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है क्या, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट पी होती है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी नंबर या फिर मैटर पर या फिर टेक्स्ट पर पावर ऐड करना। तो पावर के लिए पी का यूज़ किया जाता है। पावर के लिए किसका, पी का। तो इसकी शॉर्टकट भी होती है क्या, कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि मुझे लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ए प्लस बी लिखता हूँ, ए प्लस बी लिखता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करता हूँ। अब स्क्वायर लिखने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैंने ऑप्शन को एक्टिवेट किया, जैसे आप देख रहे हो कैसे दिखाई दे रहा है। तो अभी ये ऑप्शन एक्टिवेटेड है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 लिखने के बाद इस तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर इक्वल करता हूँ ए के बाद मुझे फिर से स्क्वायर लगाना है, तो मैं इसको फिर से क्लिक करूँगा, फिर इसको ऑफ करूँगा, प्लस लिखूँगा, फिर मुझे बी लगाना है तो यहाँ पर बी लिखूँगा, स्क्वायर लगाऊँगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर से मैं इसको क्या करूँगा, ऑफ करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 2ab, जैसे कि मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। अब जैसे क्या हो, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ यहाँ से मैं स्क्वायर ही लगा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर अगर मुझे मान लीजिए 25 की पावर यहाँ पर लिखना है 15, तो 25 की पावर 15 लिखने के लिए भी मैं यहाँ पर इसको एक्टिवेट करूँगा, फिर चाहे जितनी वैल्यू लिखूँ। अगर मैं इसे ऑफ नहीं करता हूँ तो ये यहीं पर इसी बराबर से क्या करेगा, लिखता जाएगा। तो मुझे इसको यहाँ से ऑफ भी करना होगा एक समय के बाद। जब मेरा इसका यूज़ खत्म हो जाता है तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो पावर, जब भी किसी भी वैल्यू में हमें पावर लगानी होगी तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जिसके शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल शिफ्ट पी। यहाँ पर आकर देख सकते हैं इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट पी है, ठीक है। अब जैसे किसी भी वैल्यू में मुझे बेस लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल जल का, वाटर का फॉर्मूला जो होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। H2O ये क्या है, नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इसे केमिस्ट्री फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इस तरह नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं बेस। तो बेस लगाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँ किसका, सब स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट को यहाँ पर मैं 2 एक्टिवेट करने के बाद इस तरीके से ऑफ करके O कर देता हूँ। तो H2O देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपको समझ में आया, जो 2 लिखा है ये कहाँ पर है, बेस में है। तो बेस का जो शॉर्टकट क्या है, बेस जो होता है वो बी से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो शॉर्टकट बनती है वो कंट्रोल शिफ्ट बी बनती है। क्या बनती है, कंट्रोल शिफ्ट बी। सुपर स्क्रिप्ट में कंट्रोल शिफ्ट पी, जिससे पावर लगता है सुपर यानी ऊपर का, बेस मतलब नीचे, बेस सब स्क्रिप्ट मतलब बेस, बेस मतलब नीचे लगता है H2O। तो यहाँ पर इसकी बेस की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट बी हो जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इन ऑप्शंस को इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद इन सब की शॉर्टकट्स के लिए मैंने फिर से याद दिला देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उस चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से इनकी शॉर्टकट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी शॉर्टकट्स मैं वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा, उन शॉर्टकट्स को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आइए अगले ऑप्शंस की मैं बात करता हूँ। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन क्या काम करता है, मैं आपको बता दूँ कि जब मैं यहाँ पर इस मैटर को लेकर आया था तो यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज़ क्या था, 12 था। अभी क्या है, अभी कितना है, 8 है। और यहाँ पर देखिए मैंने चिल्लर यूज़ किया, यहाँ पर क्या यूज़ किया है, एरियल यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पर जब मैं मैटर लेके आया था तो इस फॉन्ट का, इसका मतलब फॉन्ट नेम क्या था, लिबरेशन सेरिफ था, और फॉन्ट साइज़ कितना था,
था 12, तो मुझे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग पे पहुंचना है, जिसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+M है। अगर मुझे पहले उसी जैसे पहुंचना है तो मैं कंट्रोल+M या फिर इस पर क्लिक करूंगा, तो देखो आप यहाँ पर देखो लिबरेशन सेरिफ आ गया, फॉन्ट साइज़ क्या हो गया, 12 हो गया। इसको मैंने क्या दिया था भाई, इसको मैंने टाइटल दिया था लिबरेशन सन्स 28 फॉन्ट पर, तो ये भी वहीं पर पहुँच गया। तो यानी हम जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर इन सबको अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी फ़ॉन्ट साइज़ हमें चाहिए होता है वो फ़ॉन्ट साइज़ ले लेते हैं, या फिर मुझे इनमें से जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल्स अच्छी लगती हैं मैं वो ले लेता हूँ। तो अगर मुझे यह सब जो मैं कर रहा हूँ इसे मैं फॉर्मेटिंग कहता हूँ। क्या कहता हूँ? फॉर्मेटिंग कहता हूँ। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज़ बढ़ाना है, ये हटाना, ये लगाना है ना, तो ये सब क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। और मुझे फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है। क्या करना है? फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है। तो फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग को, कंट्रोल+M को। जैसे ही मैं यूज़ करता हूँ तो देखो मेरे सारी जितने भी मैंने ऑप्शंस का यूज़ किया था वो सारे ऑप्शंस क्या हो गए, हट गए, मतलब कि अब यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिबरेशन सेरिफ, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम आ गया, फॉन्ट साइज़ क्या हो गया, 12 हो गया। टाइटल मैंने डाला था, टाइटल लिबरेशन सन्स 28 था, तो वह भी क्या है, अब 28 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करने पर जो भी टेक्स्ट में हम स्टाइल डालते हैं उस स्टाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? उस स्टाइल को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, फ़ॉन्ट कलर है। फ़ॉन्ट कलर देखिए, जैसे कि मुझे यह कलर ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कलर चाहिए, तो जो भी यहाँ पे मुझे कलर चाहिए उस कलर को मैं यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके ले सकता हूँ। यहाँ पर भी मुझे ये फ़ॉन्ट कलर नहीं चाहिए, तो इस कलर को भी मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे ये कलर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो भी मुझे कलर चाहिए वो कलर मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कलर वगैरह क्या किया, चेंज कर लिया है। ठीक है, तो कलर चेंज करने के बाद इसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन वो क्या है, हाईलाइटर है। यहाँ पर देखिए लिखा है ना, कैरेक्टर हाईलाइट, ठीक है, हाइलाइटिंग कलर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे हाइलाइटर किस कलर का चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे ग्रीन कलर का चाहिए, तो आपके पॉइंटर के साथ यहाँ पर देखिए एक पेंट की बकेट बनकर आएगी, जितने से जिस कलर तक आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर देंगे यह उतने मैटर को क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। जैसे आप मार्केट से हाईलाइटर लेके आते हैं और बुक पर या फिर अपने नोट्स पर यूज़ करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर हाईलाइटर इस तरीके से काम करेगा। जितने भी आप टेक्स्ट में चला देंगे उतने टेक्स्ट को ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लेफ्ट बटन दबाकर चलाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने हाईलाइटर को यहाँ से ऑफ कर दिया। हाईलाइटर का कलर भी आप बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी कलर चाहिए वो कलर आप ले लीजिए। अब इन दोनों कलर में काफ़ी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये कलर भी नहीं चाहिए, येलो चाहिए, तो मैं यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट कर सकता हूँ। हाईलाइटर को लूँगा, यहाँ पर देखिए इस तरीके से हाईलाइटिंग का काम कर देगा। उसके बाद अगला ऑप्शन मेरा क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट है, और यहाँ पर राइट अलाइनमेंट है, और यहाँ पर जस्टिफाई अलाइनमेंट है। जैसे यह है, ये मुझे सेंटर में नहीं लिखना, मान लो ये सेंटर में है लेकिन मुझे सेंटर में लिखना नहीं है, तो मुझे लेफ्ट में लिखना है। तो यहाँ पर मैं कौन सा अलाइनमेंट लगाऊंगा, लेफ्ट में। तो ये क्या होगा, मैटर पेज के लेफ्ट साइड से लिखेगा। और अगर मैं इसे सेंटर में रखता हूँ तो जैसे कि बीचों बीच में लिखा हुआ है, और अगर मुझे लेफ्ट भी नहीं लगाना, सेंटर भी नहीं लगाना, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, राइट में लगा सकता हूँ। जैसे ये है, मुझे इसको क्या लिखना है, सेंटर में लिखना है, तो मैं यहाँ पर इसको कहाँ लिख दूंगा, सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक ये सेंटर में आ जाएगा। ये मुझे राइट अलाइनमेंट में लिखना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिक कहाँ पहुँच जाएगा, पेज के राइट साइड से लिखना चालू करेगा। अब अगर मैं कुछ लिखता भी हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पर टेक्स्ट लिया, ये यहाँ पर लेफ्ट में क्यों है, मैं इसे राइट से लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर राइट ऑप्शन को लूँगा और यहाँ पर इस तरीके से लिखना चालू करूँगा। तो ये जो भी चीज़ें लिखेगा वो कहाँ से लिखेगा, राइट से लिखेगा। ठीक है, आगे से मुझे लेफ्ट से लिखना है, तो फिर मैं लेफ्ट अलाइनमेंट को यहाँ पर लगा लूँगा। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट कंट्रोल+L होती है, यहाँ पर राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट जो होती है कंट्रोल+R होती है। सेंट्रल अलाइनमेंट की शॉर्टकट कंट्रोल+E होती है। सेंट्रल अलाइनमेंट की शॉर्टकट को ज़्यादातर लोग गड़बड़ करते हैं, क्योंकि कॉपी की शॉर्टकट भी C होती है और सेंटर की C नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, E होती है। ये बात जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर 3 अलाइनमेंट अभी हमने पढ़े हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट। 3 अलाइनमेंट को हमने पढ़ने के बाद तीनों की शॉर्टकट्स को पढ़ा है। अगला अलाइनमेंट हमारा जस्टिफाई है। मैं इसका आपको डिफरेंस सीधे सीधे जस्टिफाई का दिखाता हूँ, एक क्लिक में बताता हूँ कि जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या है। आप देख रहे होंगे ये साइड आपको बहुत बराबर दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ये साइड बराबर नहीं। जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं ना तो दोनों साइड आपको बराबर दिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी बुक की टाइपिंग होती है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट में होती है। अब आप देखिए यहाँ पर ये साइड भी बराबर है और ये साइड भी बराबर है। आप चाहे जितना मैटर लेके आइए, आप सारा का सारा मैटर आप आराम से जस्टिफाई अलाइनमेंट से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से मेंटेन कर सकते हैं। चलिए एक बार मैटर को और लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैटर को लाने के लिए मैंने आपको बताया था कि MS वर्ड में आप क्या लिखेंगे, RAND रैंड लिखेंगे, और यहाँ पर आपको मान लीजिए 10 पैराग्राफ और प्रत्येक पैराग्राफ में 10-10 सेंटेंसेस चाहिए। तो 10-10 मैंने लिखने के बाद एंटर किया। यहाँ पर बहुत सारा मैटर आ चुका है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद वापस आता हूँ कहाँ पर, अपने राइटर पर, और राइटर पर इस मैटर को पेस्ट करता हूँ। अब आप देख पा रहे होगे कि एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, क्या लेफ्ट साइड तो बराबर दिख रहा है लेकिन राइट साइड क्या बराबर दिख रहा है, नहीं।
तो उस कंडीशन पर मैं सबसे पहले तो एक फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम करता हूँ, थोड़ा सा ठीक दिखेगा मैटर हमारा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही जस्टिफाई अलाइनमेंट करता हूँ तो अब आप देखिए लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड ये है हमारा और राइट साइड ये है, दोनों साइड क्या है एक बराबर दिख रहे हैं। तो यह किसके होते हैं, सिर्फ जस्टिफाई अलाइनमेंट्स होते हैं, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट के माध्यम से यहाँ पर हम दोनों साइड को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला जो सवाल अगला है वह क्या है, लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट कैसी लिस्ट होती है, देखिए ज़रा समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखने हैं डेज़ नेम, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग बनाता हूँ डेज़ नेम की। तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग बना दी डेज़ नेम, इस तरीके से डेज़ नेम की मैंने हेडिंग बना दी। और हेडिंग बनाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, संडे, है ना, संडे। अब मैं एंटर कर दूँगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा MONDAY मंडे, है ना, TUES ट्यूसडे। अब जैसे मैं सजेस्ट कर रहा है मैं लिखते जा रहा हूँ केवल बस, ठीक है। ट्यूसडे WEDNES वेडनेसडे, ठीक है, THURS थर्सडे, FRI फ्राइडे, SAT सैटरडे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या डेज़ नेम लिख लिए, ठीक है। तो अभी सब में देखो रेड लाइन आ रही है ना, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर मतलब पहले लेटर को कैपिटल लेटर ना लिख के स्मॉल लेटर लिख दिया। मैं राइट क्लिक करके इस चीज़ को मैं यहाँ पर सही कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए मंडे आ रहा है ना, ये देखिए राइट क्लिक करके मैं सबको सही कर देता हूँ। तो ये स्पेलिंग एरर के केस में आएगा। रेड आपकी लाइन स्पेलिंग एरर है नहीं, लेकिन पहला लेटर कैपिटल नहीं है, इस वजह से ये हो रहा है। तो डेज नेम मेरी क्या है, ये एक हेडिंग है। डेज नेम क्या है, मेरी हेडिंग है। हेडिंग को मैं क्या करूँ, फटाफट यहाँ से बना देता हूँ। H1 है ना, मतलब हेडिंग 1 दी गई, हेडिंग 1 से मैं क्या करता हूँ, इसको हेडिंग बना देता हूँ। अब ये क्या है भाई, डेज नेम है, तो डेज नेम को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लगाता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में मैं इस तरीके से किसी भी एक बुलेट का यूज़ कर सकता हूँ, इसे बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। तो ये देखिए डेज नेम इस तरीके से लिख गया, यहाँ पर डेज नेम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डेज नेम के बाद जैसे मुझे लिखना क्या है, मंथ्स नेम। अब मंथ्स नेम में लिखने के लिए क्या करता हूँ, मंथ्स नेम यहाँ पर मैं लिखता हूँ मंथ्स नेम। तो मंथ्स नेम लिखने के लिए जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं इसको हेडिंग 1 ही बनाता हूँ। हेडिंग 1 बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक हेडिंग 1 यहाँ पर देखिए नीचे आ चुकी है, हेडिंग 1 मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे मंथ्स नेम में JNUARY जनवरी, FEBRUARY फरवरी, MARCH मार्च, APRIL अप्रैल, है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरीके से मैंने क्या किया, डेज मंथ्स नेम को लिख लिया। मंथ्स नेम को लिखने के बाद मैं इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी मैं अनऑर्डर लिस्ट में चेंज करता हूँ। तो अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। अगर आपको इससे अतिरिक्त सिंबल्स की, इससे ज़्यादा सिंबल्स कस्टमाइज पे चले जाइए। आप कस्टमाइज पे जाने के बाद यहाँ पर और भी ज़्यादा सिंबल्स को पा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर है ना, तो यहाँ पर नंबर है। अनऑर्डर पे आ जाइए आप, अनऑर्डर पे आपको इतने सारे मिल रहे हैं। ऊपर से अनऑर्डर पे ये देखिए ऑर्डर है, ये आपका अनऑर्डर है। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो इनमें से किसी भी एक ऑप्शंस को आप यहाँ पर से क्या करेंगे, इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। और चूज़ करने के बाद यहाँ से आप ओके कर लेंगे तो यहाँ पर अनऑर्डर आपकी लिस्ट लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर लग चुकी है, हम यहाँ से फिर से चेंज कर लेते हैं, सॉरी यहाँ से। तो यहाँ से मैं चेंज करके इसको अनऑर्डर लिस्ट पे चेंज करता हूँ। तो इसे अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं या फिर बुलेटेड लिस्ट कहते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, दूसरा ऑप्शन हमारा है नंबर लिस्ट का। तो यहाँ पर देखिए आपके पास नंबर के इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर मैंने रोमन लगाया हुआ है और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ क्या, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ आपके 1 2 3 4 को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो 1 2 3 4 यहाँ पर मैं इस तरीके से ऐड कर दूँगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है जिसमें क्रम होता है। अनऑर्डर लिस्ट मतलब जिनमें क्रम नहीं होता है, इसे बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। तो इस तरीके से दोनों लिस्टों को हमने क्या किया, पढ़ लिया है। फिर एक लिस्ट आती है सेलेक्ट आउटलाइन टाइप में, इस लिस्ट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टूल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको इंडेंट मिल जाता है। जैसे आपको डेज नेम को थोड़ा सा और इधर लिखना है, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखिए ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए इससे क्या होता है, यहाँ पर पहले समझिए कि हो क्या रहा है। देखिए इंक्रीज इंडेंट। अब जैसे क्या है, मुझे इसका इंडेंट को बढ़ाना है। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए इस तरीके से इधर लाना है, मीन्स दैट राइट साइड पे लेके जाना है कि राइट साइड पे लाना है या फिर लेफ्ट साइड पे ले जाना है। तो इस तरीके से हम इंडेंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये हर बार आधा इंच बढ़ता है। कितना बढ़ता है, याद रखना, ये हर बार कितना बढ़ता है, तो आधा इंच बढ़ता है,
ठीक है। तो यहाँ पर आधा इंच ही बढ़ेगा और आधा इंच इसको हम घटाएंगे भी। तो इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट से क्या होता है, मैटर को लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं और राइट से लेफ्ट में ले आते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखो लाइन स्पेसिंग है। जैसे यहाँ पर लाइन स्पेसिंग कम दिख रही है, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग क्या है, बहुत ज़्यादा है, दोनों लाइन के बीच का स्पेस ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर लाइन स्पेसिंग को कम करता हूँ। ये देखो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग क्या हो गई, थोड़ा सा पहले से कम हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग जैसे आप और बढ़ाना चाहते हो तो यहीं से बढ़ा सकते हो। ये देखो लाइन स्पेसिंग क्या हो गई, बढ़ गई, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो हम कम कर देते हैं, लाइन स्पेसिंग को यहाँ पर हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए सिंगल लाइन स्पेस आ गया। सिंगल लाइन स्पेस यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर भी सिंगल लाइन स्पेस यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो हमने और कम कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पर और सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके और भी कम करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंगल लाइन स्पेस को लेकर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से बिल्कुल छोटा हो जाएगा, लाइन स्पेस क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ 10 है, यहाँ पर 12 है, इस वजह से ये क्या लग रहा है, थोड़ा गैप ज़्यादा लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ का भी 10 कर देता हूँ। तो इस तरीके से अब आपको देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, सेम दिखेगा। ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या है, इंक्रीज इंडेंट, और ये क्या है, डिक्रीज इंडेंट। जैसे यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इसका डिक्रीज़ दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर देखिए डिक्रीज़ करता हूँ। अब क्या आपको दोनों बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं। अगर इंक्रीज़ करते हैं तो ये बढ़ेगा और डिक्रीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। इंडेंट इंक्रीज़ पैराग्राफ स्पेसिंग और डिक्रीज़ पैराग्राफ स्पेसिंग कुछ इस तरीके काम करती है। इससे बेटर होगा कि हम एक बार फिर से चलते हैं कहाँ पर, यहाँ से मैटर को उठाते हैं और मैटर को उठा कर लाते हैं कहाँ पर है, तो अपने राइटर में लेकर आते हैं। राइटर में मैंने मैटर लेकर आया, यहाँ पर मैटर लाने के बाद यहाँ पर देखिए मैटर को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको इंक्रीज़ करता हूँ, क्या करता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ देखिए इसको इंक्रीज़ करता हूँ, इस पैराग्राफ को मैंने सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगा तो देखिए दोनों साइड फॉन्ट साइज़ क्या, पैराग्राफ स्पेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पैराग्राफ स्पेस को बढ़ाने या घटाने के लिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पैराग्राफ स्पेसिंग का हम यूज़ करते हैं। यह किस टूल बार में ऑप्शन पाया जाता है, तो याद रखना ये कहाँ पाया जाता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में ये ऑप्शन पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये लाइन स्पेसिंग देखो, ये पैराग्राफ, इन दोनों के बीच के स्पेसिंग को हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं और दो पैराग्राफ के बीच के स्पेसिंग को पैराग्राफ स्पेस कहते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग टूल बार के एक ऑप्शंस को पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो पैराग्राफ जब इनको पढ़ लिया तो हमने इस तरीके से इसको उठाएंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अब मैं ज़रा सा एक बार स्टैंडर्ड टूल बार को भी दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड टूल बार को आप देखने के बाद यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार को देख लीजिए। तो यहाँ के भी ऑप्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे कवर करेंगे, एक साथ आपको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको अभी उठा के क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। लेकिन थोड़े से हम यहाँ पर न्यू के ऑप्शंस को, फाइल मेन्यू के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। फाइल मेन्यू में पहला ऑप्शन हमारा न्यू है, जिसकी शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+N। जैसे इस फाइल पे मुझे काम नहीं करना है और इस फाइल के काम नहीं करना है तो मैं यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट को क्या करूँगा, नया डॉक्यूमेंट यहाँ से आके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लूँगा। इस तरीके से मुझे नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है। मान लीजिए मैं अपने पुराने डॉक्यूमेंट में जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देता हूँ, मैं फिर से वापस यहाँ आ जाऊँगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए ओपन दिया हुआ है। अगर आपने पहले से कभी कोई फाइल सेव की तो उसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल को सेव करके देखते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर देखिए जब फाइल आप सेव करने आएंगे तो फाइल का, अनसेव्ड फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ untitled1.odt। odt क्या है, एक्सटेंशन नेम होता है किसका, राइटर का। तो एक्सटेंशन नेम राइटर का odt होता है, ये बात मैंने आपको पहली क्लास में बता दी थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हटाकर मैं यहाँ पर कोई एक नाम देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया, क्या, एज नाम से मैंने क्या किया, इस फाइल को सेव कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एज.odt मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, जो कि एक्सटेंशन नेम किसका है, राइटर का, लिब्रे ऑफिस राइटर का है। अब मैं यहाँ पर देखो नया पेज लेता हूँ तो ये पेज क्या होता है, मेरा हट जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, ओपन पे जाता हूँ। तो ओपन पर जैसे ही मैं जाऊँगा तो मैंने यहाँ पर जो भी अपनी फाइल्स को पहले से बना के सेव किया हुआ है डॉक्यूमेंट में, तो उन फाइल्स को मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। तो मैंने अगर कोई फाइल यहाँ पर सेव की है, जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल सेव की है एज के नाम से, तो मैं एज की फ़ाइल को यहाँ पर ओपन करता हूँ। इस तरीके से ओपन करके देख सकता हूँ कि मेरी एज की फ़ाइल में क्या मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। ओपन रिमोट में क्या होता है कि अगर हमारे पास रिमोट सर्वर है, जैसे कि हम लोग ने कहीं पर कोई फाइल स्टोर की है, तो उसका यूज़र नेम आईडी पासवर्ड देकर उस फाइल को भी यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ओपन करके उस पर भी चेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर ओपन रिमोट से क्या होता है मैंने बता दिया है ना। रिसेंट डॉक्यूमेंट में क्या होगा, अभी हाल ही में जो फाइलें आपकी सेव की गई हैं वो फाइलें यहाँ पर दिखा, जैसे एज.odt और एज.computertech.odt। एज.computertech.odt ये एक फ़ाइल है जिसको मैंने सेव किया हुआ था, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखिए रिसेंट फाइलों में आपकी हाल ही में सेव की गई फाइलें दिखाई देती हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या है, क्लोज। क्लोज से क्या होता है, जो भी आपने इसका फाइल खोल के रखा है वो एक एक फाइल क्या हो जाएगा,
पेज बंद हो जाएगा। यहाँ पर राइटर नहीं बंद होता है, यहाँ पर क्या बंद होता है, पेज बंद होता है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से पेज बंद हो गया। यह इंटरफेस मेरा कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। मैं राइटर पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक नया ब्लैंक पेज मिलेगा। अब ब्लैंक पेज जब मेरा मतलब फाइल सेव नहीं होता तो वो किस नाम से शो करता है, तो अनटाइटल 1 से, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, अनटाइटल 1 से सेव होता है। तो क्लोज की शॉर्टकट क्या होती है, तो याद रखना Ctrl+W। क्विट की शॉर्टकट होती है, क्विट मतलब बंद करना, Ctrl+Q, लेकिन पेज को क्लोज करने की शॉर्टकट Ctrl+W होती है। यह बात आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि दोनों शॉर्टकट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसके बाद यहाँ पर विजार्ड और टेम्पलेट को अभी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे लेटर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर विजार्ड्स में आते हैं, आप लेटर को क्लिक करते हैं। तो लेटर को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर कुछ लेटर के फॉर्मेट्स आ चुके हैं। जैसे बिजनेस लेटर आपको बनाना है, एलिगेंट या फिर मॉडर्न। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये देखो ये मॉडर्न स्टाइल है और ये क्या है, एलिगेंट स्टाइल है, जैसे कि अभी ये शो कर रही है। या फिर आप यहाँ पे ऑफिस स्टाइल को ले सकते हैं, तो ये आपकी ऑफिस स्टाइल है। तो 3 तरह से आप लेटर को यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, फॉर पर्सनल लेटर, अगर आप अपने पर्सनल लेटर बनाना चाहते हैं तो पर्सनल लेटर की स्टाइल कुछ इस तरह आएगी, एलिगेंट। यहाँ पर स्टाइल को बदलिए, आप मॉडर्न कर लीजिए, देखिए मॉडर्न लुक है। और अगर आपको पर्सनल लेटर फॉर्मल मतलब इनफॉर्मल चाहिए तो यहाँ पर देखिए बॉटल, यहाँ पर मेल का साइन आ जाएगा, मेल। और यहाँ पर आप मैन मरीन का साइन लेना है तो मरीन का साइन यहाँ पे ले सकते हैं, या रेड लाइन का साइन लेना है तो रेड लाइन। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया बॉटल, बॉटल लेने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंटेड आइटम्स क्या क्या आपको प्रिंट करना है, यहाँ पर जैसे मान लो पहले से जो आपको चाहिए होम कंसर्न, ठीक है, होम इट में कंसर्न कम्प्लीमेंट्री में आप सिंसियरली ले रहे हैं तो यहाँ पर सिंसियरली आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। नेम एंड लोकेशन टेम्पलेट अगर आपके पास पहले से सेव है तो यहाँ पर ओके करिए, नहीं तो आप फिनिश करिए। तो ये बना बनाया फॉर्मेट क्या हो जाएगा, एक सेव हो जाएगा और साथ में आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसमें जो भी थोड़ा बहुत आपको एडिट करना है, एडिट करके इस लेटर को डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से काम आता है विजार्ड ऑप्शन। विजार्ड ऑप्शन में आपके और भी चीज़ें, फैक्स है, एजेंडा है, डॉक्यूमेंट कन्वर्ट है, तो इन ऑप्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बने बनाए प्रीसेट्स पहले से सेव होते हैं जिनको लेकर हम अपने यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से टेम्पलेट्स के ऑप्शन होते हैं। टेम्पलेट्स में आपके पास जो भी आपने टेम्पलेट्स सेव किए उन टेम्पलेट्स को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यदि आपने पहले कोई टेम्पलेट सेव किए हैं तो वो यहाँ पर ओपन होकर आएगा। तो हमारे पास ऐसा कोई टेम्पलेट है नहीं तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे मैंने एक फ़ाइल ओपन सेव की थी, अभी मैं उसको ओपन करता हूँ, एच वाली फ़ाइल को, ठीक है। एच की फ़ाइल को मैंने अभी सेव किया था। जैसे ही आप सेव फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिलोड और वर्जन्स, दो ऑप्शन शो हो जाएंगे। रिलोड और वर्जन्स क्या करते हैं, देखिए रिलोड क्या करता है, जैसे आप क्लिक करेंगे बस आपको यहाँ पर ये, अगर मान लीजिए ये आपकी रिमोट फाइल है, ठीक है, रिमोट फाइल में वहाँ से किसी बंदे ने कोई चेंज किया तो जैसे आप रिलोड या रिफ्रेश ऑप्शन जानते हैं ना, जिसको रिफ्रेश करने के बाद जो भी चेंजमेंट होते हैं वो दिखने लगते हैं, तो रिलोड भी वही काम करेगा। जितनी बार आप रिलोड पे क्लिक करेंगे, यदि आपकी फाइल जो है रिमोट फाइल है वहाँ पर कोई भी चेंजमेंट हो रहे हैं तो वो चेंजमेंट आपको रिलोड करने पर यहाँ पर बार बार दिखते रहेंगे। तो रिलोड ऑप्शन एज अ रिफ्रेश ऑप्शन काम करता है। इसके बाद यहाँ पर वर्जन ऑप्शन होता है। वर्जन ऑप्शन पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सेव न्यू वर्जन आता है। यहाँ पर हम कोई भी मैटर अपने हिसाब से लिखते हैं, लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये वर्जन जो होता है ना, ऐसा होता है कि ये वर्जन इसी के साथ क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, और कुछ होता नहीं है। यहाँ पर ये वर्जन इसी के साथ क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो वर्जन ऑप्शन आपका केवल इतने के लिए होता है कि आपने कोई भी वर्जन बनाया है और उसको सेव किया है, और मान लीजिए आपने इसको क्या किया, बंद कर दिया, राइटर को आपने क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है ना। अब राइटर को मैंने फिर से ओपन किया यहाँ पर इस राइटर, तो मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी क्या किया था, वर्जन को सेव कर दिए, मैंने फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया था, ठीक है। मेरी फ़ाइल पहले से सेव थी, तो वैसे ही मेरी फ़ाइल पहले से सेव है, तो मैं जाता हूँ कहाँ पर, ओपन रिसेंट में जाता हूँ, एज वाली फ़ाइल को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर मुझे फिर से मिल जाएगा क्या, वर्जन। अब जो वर्जन मैंने उस समय सेव किया था, जो भी कमेंट उसमें सेव किया था, वो वर्जन में आकर ही दिखेगा। तो कोई कभी भी कोई भी सीक्रेट कमेंट को या कुछ भी यहाँ पे डालना चाहता है तो यहाँ पर आएगा, इस तरीके से सेव न्यू में लेगा, जो भी कमेंट उसको लिखना है, लिखने के बाद वो इसे यहाँ से क्या कर देता है, क्लोज़ कर देता है। तो वो फाइल, ये वर्जन क्या होता है, इसी फाइल के साथ सेव रहता है। तो जो भी बंदा यहाँ पर आता है, वर्जन को ओपन करता है, तो वर्जन में उस फाइल्स को क्या कर सकता है, देख सकता है। सेव ऑप्शन से क्या होता है कि आप अपनी इस फाइल को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो सेव ऑप्शन से इस फाइल को सेव कर सकते हो। जो फाइल पहले से सेव है, यह सिर्फ उसमें चेंजमेंट हुए को सेव करता है, ठीक है। वहीं पर कंट्रोल शिफ्ट ए यानी सेव एज ऑप्शन, जैसे मान लीजिए इस फाइल का डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना है तो मैं सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करूँगा। जैसे मुझे टेक नाम से इस फाइल को और सेव करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है टेक, और यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। तब मेरी यहाँ पर दो फाइलें बिल्कुल सेम टू सेम बन चुकी हैं।
एक तो मेरी फ़ाइल का नाम क्या है, एज को ओपन करता हूँ तो वो भी देखिए बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी, सेम टू सेम वैसी ही पूरी फाइल दिखती है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर फिर से एज की जगह पर मैं इस बार ओपन करता हूँ किस फाइल को, तो मैं टेक फाइल को ओपन करता हूँ। तो जब मैं टेक फाइल को ओपन करता हूँ तो वो भी फाइल मुझे क्या होती है, सेम मिलती है। लेकिन अगर मैं टेक फाइल पर कोई भी चेंजमेंट करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर द जंगल बुक में फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर द जंगल बुक क्या करता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर द जंगल बुक। द जंगल बुक लिखने के बाद मैंने इसको क्या किया, हेडिंग 1 बना के। अब इस फाइल को मैं ये नहीं चाहता कि टेक वाली फाइल जो है वो ख़राब हो, तो मैं उस कंडीशन पे क्या करता हूँ, सेव एज़ करता हूँ। तो मेरी टेक की फ़ाइल भी वैसे ही रहेगी और मैंने द जंगल बुक नाम से एक अलग फ़ाइल को क्या किया, क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर द जंगल बुक नाम से एक फ़ाइल क्रिएट है। अब ज़रा मैं एक काम करता हूँ, राइटर को पूरी तरह से बंद करता हूँ वरना बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, राइटर को फिर से यहाँ पर ओपन करता हूँ। राइटर को ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सेव और सेव एज़ में मुझे क्या डिफरेंस मिला। तो अब देखिए सेव एज़ में डिफरेंस क्या है। अगर मैं ओपन करता हूँ किस फाइल को, सबसे पहले ओपन करता हूँ इस फाइल को। तो इस फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर क्या आपको द वर्जन बुक, द जंगल बुक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर देखिए टेक फाइल को ओपन करता हूँ, द जंगल बुक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैंने लास्ट फाइल में सेव करके मैंने उसे सेव, मतलब लास्ट फाइल में एडिट करके मैंने उसे सेव नहीं किया था, मैंने सेव एज किया था। अब मैं यहाँ पे द जंगल बुक ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, द जंगल बुक लिख के आ रहा है। तो मैंने उसे क्या किया था, लास्ट फाइल को सेव एज किया था। क्या किया था, सेव एज। तो जो भी चेंजमेंट मैंने सेव करने के बाद किए थे, सेव करने के बाद दो भी चेंजमेंट करके मैं सेव एज करूँगा तो पुराने फाइल में ना जाके नए वाले फाइल में क्या होंगे, अपडेट हो जाएंगे। पुरानी फाइल वैसे की वैसी क्या रहती है, सेफ रहती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहीं तक करते हैं। तो यहाँ पर सेव एज तक के ऑप्शंस को हमने पढ़ लिया है। तो अगली क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार को और इसके फाइल मेन्यू के और एडिट मेन्यू के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।